हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो सब। आज हम आपका देखो स्टार्ट करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 4। अच्छा, ये बताओ सबसे पहले आप लोग मेरे को, अब तक जितना हम पढ़ चुके हैं उसमें आप लोगों को कोई भी डाउट है या नहीं। अब तक हमने जितने भी मेजर पॉइंट्स इस चैप्टर को क्लियर कर चुके हैं। तो अब तक जितना हमने पढ़ा है ना बच्चों, उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था ना, जो हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में किया था, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, आपका को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और आपका मल्टीपल एलिज्म। ये तीन टॉपिक इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जिसमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं। बिकॉज ये तो आपको पता है, ये वाला चैप्टर एंड जो अभी दूसरे वाला मैंने चैप्टर फिनिश कराया मॉलिक्यूलर बेसिस वाला, इन दोनों चैप्टर्स का बहुत ज्यादा वेटेज रहता है आपका। आज जो हम स्टार्ट करेंगे, आपको देखेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अभी थ्योरी क्या है, कैसे हमें इसको पढ़ना है, वो ध्यान से समझे। अब तक सबसे पहले ही देखो, अब तक हम क्या देख रहे थे कि जो हमारे मेंडल साइंटिस्ट है, मेंडल साइंटिस्ट ने अब तक इनहेरिटेंस का एक पैटर्न हमें बताया कि इनहेरिटेंस आपका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं। उन्होंने पी प्लांट के बेसिस पे बताया था। अब पी प्लांट में उन्होंने इस चीज की स्टडी की थी कि जब वो टॉल एंड टॉल प्लांट को ब्रीड करा रहे थे या फिर क्रॉस उनको करा रहे थे, तो उनको टॉल मिल रहे थे। अब उसके बाद जब उन्होंने क्या लिया, दो हाइब्रिड प्लांट्स लिए, हाइब्रिडाइजेशन कराया, मतलब दो अलग अलग पैरेंटल प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया, तो उससे क्या मिला था उनको, एक हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो वहां पे उन्होंने अपना पॉइंट ऐड किया था कि उस हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या हुआ, हमारा जो होमोजाइगस रिसेसिव था, होमोजाइगस रिसेसिव ने कुछ ना कुछ फैक्टर अपना ऐड कर दिया हेट्रोजाइगस के अंदर, जिसने आगे नेक्स्ट जनरेशन में, जब हमने F1 जनरेशन की ही सेल्फिंग कराई, तो हमें क्या वहां पे क्या मिला, ड्वार्फ कंडीशन देखने के लिए मिली थी, 3:1। उस चीज को उन्होंने फैक्टर बोल दिया। फिर उनकी जो थ्योरी थी, उनका जितना भी एक्सपेरिमेंट था, वो वहीं तक रहा, क्योंकि उस टाइम पे हमारा न्यूक्लियस भी डिस्कवर नहीं था। उस टाइम पे हमें क्रोमोसोम्स क्या होते हैं हमें कोई आइडिया नहीं था। लेकिन 1900 तक, जैसे 1900 का टाइम आया, तो आपका न्यूक्लियस भी डिस्कवर हो चुका था। आपको पता है 1831 में आपका रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। उसके बाद 1848 में हमारा वेल्डेयर साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम की डिस्कवरी की थी। ये फिर उसके बाद 1882 में हमारा माइटोसिस डिस्कवर हुआ, 1887 में हमारा मियोसिस डिस्कवर हुआ। देन उसके बाद हमें 1889 में जाके ये पता चला कि क्रोमोसोम का रोल क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हमें वो पता लगने लगा। देन धीरे धीरे मिलके हमें 1900 तक सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी। फिर आपको तीन साइंटिस्ट के मैंने नाम बताए थे, जिन तीन साइंटिस्ट ने मिलके हमारे मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया था। याद है नहीं? अब वही हम पढ़ेंगे। उन्होंने ही इस काम को रीडिस्कवर करते टाइम कुछ थ्योरीज दे दिया। मतलब जो मेंडल का काम था, मेंडल ने अपना जो वर्ड दिया था फैक्टर, उसको क्रोमोसोम से रिलेट करके देखा। उसको बोलता है बच्चों हम पैरेलिज्म बिटवीन मेंडेलियन फैक्टर एंड क्रोमोसोम। अभी के टाइम में हमें क्रोमोसोम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, अब हम क्या करेंगे, क्रोमोसोम की सारी हिस्ट्री, इससे मेंडेलियन फैक्टर जो हमें पहले मिला था, मेंडल ने जो अपना फैक्टर वर्ड दिया था, उसको रिलेट करके देखेंगे। ये पैरेललिज्म के ऊपर क्वेश्चन आते कि किसने इसको डिस्कवरी की थी, किसने ये स्टडी की थी, हमारे सटन एंड फॉबरी। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने फिर बाद में जाके क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दे दिया था। तो सारे कैरेक्टर जो फैक्टर वाले थे क्रोमोसोम से मैच कर रहे थे। अब सबसे पहला पॉइंट देखो, आपने जब तक जितना हम मेंडल का पढ़ चुके हैं, आपका वो भी यहाँ से रिवाइज हो जाएगा। हमारे क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें, तो हमें पता है क्रोमोसोम्स होमोलोगस पेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक डिप्लॉइड सेल में। डिप्लॉइड सेल में होमोलोगस पेयर पे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे होता है नहीं, होमोलोगस पेयर में प्रेजेंट होते हैं क्या, हमारे क्रोमोसोम्स, राइट। अब हमारा ये तो हमें क्रोमोसोम के बारे में पता है। अब मेंडल ने भी ये चीज बोली थी कि जो हमारे हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं, जो हमारे एलील्स हैं, वो कैसे रहते थे, पेयर में रहते थे। तो हमारे मेंडल ने भी क्या बोला था, हेरिडिटरी फैक्टर्स ऑल्सो एग्जिस्ट इन पेयर्स। इसी को इन्होंने क्या बोल दिया था, मेंडल्स लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया।
जैसे हमारे मेंडल ने एलील्स को बोला था कि वो आपका ग्रुप में रहते हैं, ऐसे हमारा क्रोमोसोम्स पेयर में रहता है। सेकंड हमारा ये बोला था कि हर एक फैक्टर या फिर हर एक जीन जब हम उसका गैमीट फॉर्मेशन कराते हैं, कैपिटल टी गैमीट फॉर्मेशन में दोनों के दोनों सेग्रीगेट हो जाते हैं। सेम हमें क्रोमोसोम के बारे में पता है, जब हम माइटोसिस मियोसिस कराते हैं तो हमारे जो क्रोमोसोम्स है वो भी सेपरेट हो जाते हैं मियोसिस में, हो जाते नहीं। हर एक गैमीट, एक गैमीट सिर्फ एक ही क्रोमोसोम के पास जाता है। एक क्रोमोसोम है, उसका एक क्रोमेटिड एक साइड सेपरेट हो जाएगा, एक क्रोमेटिड एक साइड सेपरेट हो जाएगा। ऐसे ही तो होता था मियोसिस के टाइम पे। तो वही चीज हमारा मेंडल ने भी बोला था कि जब हम गैमेट फॉर्मेशन कराते हैं तो एक गैमेट एक साइड में जाता है, एक गैमेट एक क्रोमोसोम में जाता है। इसी को इन्होंने नाम दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मीन्स हर एक गैमेट के पास हमारे फैक्टर का सिर्फ एक प्रेजेंट होगा, मतलब एक एलील प्रेजेंट होगा। ईच गैमेट रिसीव ओनली वन फैक्टर। समझ में आता? सेम क्रोमोसोम्स के साथ हम देखते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या था? फिर हमने देखा कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं ये अपने आप को असॉर्ट करते हैं रैंडमली। मतलब ये तो हम फिक्स नहीं करते ना कि एक क्रोमोसोम के पास हमारा एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, कि कौन सा पार्ट कौन से गैमीट के पास जाएगा, नहीं डिसाइड करते। सपोज इसके पास एक्स है, इसके पास वाई है, तो हमने ये खुद से हमारे ऊपर डिपेंडेंट थोड़ी ना होता है कि एक्स जाएगा या वाई जाएगा एक गैमीट के अंदर। ये इंडिपेंडेंटली आपका रैंडमली असॉर्ट होता है। तो ये हमारा क्रोमोसोम से हमें पता है। मियोसिस के अंदर जब हमने देखा है कि मियोसिस में क्रोमोसोम्स रैंडमली असॉर्ट होता है। सेम हमारे मेंडल ने भी बोला था कि जब हमारे फैक्टर्स अपने आप को सेग्रीगेट करते हैं तो सेग्रीगेट करने के बाद हर एक फैक्टर इंडिपेंडेंटली आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है गैमीट्स में। हर एक फैक्टर इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट होता है गैमीट्स के अंदर। उसी लोग को हमारे मेंडल ने क्या बोला था? मेंडल ने क्या बोला था बच्चों उस लोगों को? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सेम हमें क्रोमोसोम्स के बारे में पता है। देखो अब तक हमारी क्रोमोसोम्स के लिए जितनी हमें इंफॉर्मेशन पता है उस इंफॉर्मेशन को हम मेंडल से मैच करके देख रहे हैं, तो हमारी एग्जैक्टली मैच हो रही है यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट देखो बच्चों, अब हमें पता है कि क्रोमोसोम्स में क्या होता है। क्रोमोसोम्स, एक क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाता है एक गैमीट में और एक दूसरा गैमीट में। फिर जब जाइगोट का फॉर्मेशन हम कराते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम पे दोनों गैमीट्स मिलके एक डिप्लॉइड बॉडी का फॉर्मेशन करता है। द क्रोमोसोम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स से क्रोमोसोम एक साथ आते हैं एंड जाइगोट बना लेते हैं, जो कि एक डिप्लॉइड बॉडी होती है। जिसकी वजह से जो हमारा क्रोमोसोम सेपरेट हुआ था गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, वो क्रोमोसोम फिर से क्या हो जाता है? रिटेन हो जाता है हमें। सेम हमारे मेंडल ने बोला था, मेंडल ने ये बोला था कि जो पेरेंटल और जो मैटरनल, जो पेरेंट से आने वाले क्रोमोसोम है और जो मैटरनल से आने वाले क्रोमोसोम है, मतलब जो फादर से और मदर से आने वाले क्रोमोसोम, दोनों के दोनों मिक्सअप नहीं होते। वो दोनों के दोनों कैरेक्टर्स मिक्सअप नहीं होते एक प्रोजेनी के अंदर। मिक्सअप का मतलब जैसे कि हमने देखा था उसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमारा डोमिनेंट एलील और हमारा रिसेसिव एलील दोनों आपस में मिक्सअप नहीं हो रहे थे, सिर्फ एक बीच का हमारा बन रहा था वहां पे, इंटरमीडिएट बन रहा था वहां पे। सेम हमारा यहाँ पे कि दोनों के दोनों साथ आएंगे लेकिन अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेंगे। सेम हमारे क्रोमोसोम्स में पहले सेपरेट हो जाएंगे, फिर दोनों के दोनों पेयर्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इकट्ठे होकर क्रोमोसोम बना लेंगे। ऐसे ही सेम चीज हमारा यहाँ पे बोला गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? चलो फोर्थ पॉइंट आप लिख लो। क्रोमोसोम कहाँ से आते हैं? फ्रॉम टू पेरेंट्स। दो पेरेंट्स से आने वाले क्रोमोसोम्स आपके फ्यूजन कर रहे हैं एंड फ्यूजन करके क्या बनाते हैं? जाइगोट। जिसकी वजह से क्या हो जाता है? रिस्टोर हो जाता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके रिस्टोर हो जाता है। एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो रिस्टोर हो जाता है, जो आपकी क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर होती है, क्रोमोसोम की इंडिविजुअलिटी होती है, वो थ्रू आउट द लाइफ सेम रहती है, थ्रू आउट द लाइफ रिटेन रहती है। सेम हमारे मेंडल ने बोला था, मेंडल ने बोला था कि कैरेक्टर जो होते हैं अपने आप को लॉस नहीं करते। बस ऐसा हो सकता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वो हाइडर हो गए। लेकिन आने वाली जनरेशन में अगर हम सेम ही जनरेशन को बार बार ब्रीड कराएंगे तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे एक टाइम पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैरेक्टर या वो एलील मेरा वहीं पे डिग्रेड हो जाएगा या फिर वो वहीं पे गायब हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। वो रिटेन ही रहता है हमारे क्रोमोसोम के अंदर।
हर एक एलील, हर एक फैक्टर आपका रिटेन रहता है, बस वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। जैसे कि हमने एक प्योर टॉल लिया, एक प्योर डॉर्फ लिया, ध्यान से सुना, प्योर टॉल लिया, प्योर डॉर्फ लिया, दोनों को जब हम कंबाइन कराते हैं तो मेरे पास एक हेट्रोजाइगस टॉल बनता है। तो वहां पे ये थोड़ी ना कि जो ड्वार्फ वाला पेरेंट था उसका कैरेक्टर नहीं आया, उसका कैरेक्टर आया है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया। अब नेक्स्ट जनरेशन हम कराएंगे तो अपने आप को एक्सप्रेस कर जाएगा। इंडिविजुअलिटी लॉस नहीं की, अपनी स्ट्रक्चर, अपनी फंक्शनैलिटी, उसकी जो ड्वार्फ वाली फंक्शन है उसके अंदर वो सेम है, बस वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया सेम क्रोमोसोम्स के अंदर। तो ये थी हमारी मेंडेलियन फैक्टर एंड क्रोमोसोम के बीच में कुछ पैरेलल बातें जो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद मेन चीज ये आती है कि मेंडल ने जब इतना अच्छा काम किया था तो इनका काम फेमस क्यों नहीं हुआ था, इसके पीछे क्या रीजन था। इनका काम बच्चों फेमस इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि उस टाइम पे कम्युनिकेशन बिल्कुल भी इजी नहीं था। कोई टीवी नहीं होते थे, कोई मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, या फिर न्यूज़पेपर्स नहीं होते थे कि हमने क्या क्या वायरल कर दिया अपना न्यूज तो सबको पता चल गया, ऐसा कुछ ही नहीं होता था उस टाइम पे। उनका मैथमेटिकल अप्रोच वाज न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल। अब आपको ये चीज पता है कि उन्होंने बायो के अंदर, अब स्टडी तो बायो की कर रहे थे वो, लेकिन बायो में उन्होंने दो चीजों को ऐड कर दिया, मैथ्स एंड स्टैटिकल एनालिसिस, या फिर स्टैटिक्स लिख दो। अब उस टाइम पे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे इस चीज को कि बायो में मैथ्स और स्टैटिक्स को क्यों हम एड ऑन करा रहे हैं, इसलिए। नेक्स्ट उनका रीजन था द कंसेप्ट ऑफ जीन फैक्टर एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। अभी जो फैक्टर है इनके, ये स्टेबल है एंड एक डिस्क्रीट यूनिट है, could not explain the continuous variation, means लगातार आने वाले वेरिएशन, जनरेशन टू जनरेशन में वेरिएशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था इनका कंसेप्ट कि फैक्टर्स हैं, एक टॉल का है एक ड्वार्फ का है, लेकिन वो क्या आने वाली जनरेशन में कुछ कुछ वेरिएशंस दिखाएंगे, लगातार उनके अंदर वेरिएशंस थे, वेरिएशंस डिग्री ऑफ डिफरेंसेस, वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ही कुड नॉट गिव फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स, कि एग्जैक्टली फैक्टर्स होता क्या है, एक टर्म उन्होंने फैक्टर दे दिया था, टर्म से फैक्टर देते, बट फैक्टर को कोई एग्जिस्टेंस नहीं वो प्रूफ कर पाए थे, इसलिए उनका काम बहुत ज्यादा अनरिकॉग्नाइज रह गया था। फिर उसके बाद हमारे तीन साइंटिस्ट आए थे 1990 में, डीवरीज, कॉरन्स एंड वॉन टेस्टिमर। इन्होंने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया मेंडल्स के रिजल्ट्स को, एंड फिर ये पाया कि मेंडल का काम बहुत अच्छा था, सीरियसली में मेंडल का काम बहुत ज्यादा अच्छा था, ये चीज इन्होंने फाइंड आउट की। अब मेंडल जो हमारे थे उनका डेट ऑफ बर्थ क्या था, 1822 में हुआ था एंड 1884 में इनका डेथ ईयर था। ये आप लोग याद रखोगे, याद रहेगा बच्चों, यहाँ से तीनों साइंटिस्ट के नाम याद रखना है और आपको यहाँ पे मेंडल की डेथ ईयर याद रखना है एंड कौन कौन से रीजन से, आपका बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकता है कि मेंडल का जो काम था वो अनरिकॉग्नाइज क्यों रहा था, तो सेम पॉइंट्स आप वहां पे लिख सकते हो। डन बच्चों, यहाँ तक बताओ जल्दी से, क्लियर। अब इसके बाद जो अभी मैंने आपको पैरेललिज्म लिखाया उसी के बेसिस पे हमारे साइंटिस्ट कौन, सुटन एंड बॉबरी, वॉल्टर सुटन एंड थियोडोर बॉबरी, इन 1902 इन्होंने अपनी थ्योरी दे दी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। वो थ्योरी क्या कहती थी, दिस सेड दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जब हम आपके क्रोमोसोम्स का पहले सेपरेशन कराते हैं, फिर जब फ्यूजन के टाइम पर उनका पेयरिंग कराते हैं, लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरी, उनके अंदर जो फैक्टर्स रह रहे हैं वो फैक्टर्स आपके सेग्रीगेट हो जाता है, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। certain united chromosomal segregation with independent with Mendelian principle and call it chromosomal inheritance, chromosomal theory of inheritance इन्होंने बोला। मेन चीज देखो ये क्रोमोसोमल थ्योरी, ये हमें बताते कि जो मेंडेलियन फैक्टर है और वो जीन्स है वो सभी के सभी एक स्पेसिफिक लोकस पे, लोकस समझते हो ना, जीन का घर, वहां पे रहते हैं। एंड इट इज द क्रोमोसोम, वो हमारा क्रोमोसोम है जो सेग्रीगेट होता है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे हमारा क्रोमोसोम सेग्रीगेट होता है, हमारा एलील या फिर हमारा जीन सेग्रीगेट नहीं होते, क्रोमोसोम। जैसे कि मेरा एक ये क्रोमोसोम, अब सपोज करो बच्चों यहाँ पे आपका एक जीन प्रेजेंट है आई कलर का, यहाँ पे हमारा जीन प्रेजेंट है हाइट का। अब एक गैमीट के अंदर तो हमारा क्या जाएगा, आई कलर का जीन जाएगा, और एक गैमीट के अंदर हमारा हाइट का जीन जाएगा, जाएगा नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरे जो दोनों गैमीट्स बने उन दोनों गैमीट्स के अंदर
मेरा क्या हो, ये जो जीन है हाइट का, इसके पास दो एलील्स होंगे, एक कैपिटल टी, एक आई कलर का ले लिया, तो चलो कैपिटल ई स्मॉल ई ले लेते हैं, हाइट का ले लेता है कैपिटल टी स्मॉल टी। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो एक गैमीट्स में जाए, एक गैमीट के अंदर मेरा एक तो जाए कैपिटल ई, एक जाए कैपिटल टी, और एक जाए स्मॉल ई, और एक जाए स्मॉल टी। ऐसे मेरा जीन्स ट्रांसफर हो गैमीट्स के अंदर, ताकि जो बनने वाली इंडिविजुअल है, जो प्रोजेनी है, उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी हो कि उसके अंदर डोमिनेंट हाई कलर हो, डोमिनेंट उसकी हाइट हो, और दूसरे की इंडिविजुअलिटी की प्रोबेबिलिटी ये हो कि उसका आई कलर रिसेसिव हो, उसकी हाइट भी रिसेसिव हो। या फिर अगर ये नहीं पॉसिबल है तो ऐसा करा दो, ये वाला पॉसिबिलिटी, मतलब डोमिनेंट आई करा दो और हाइट रिसेसिव करा दो एक गैमेट में, या फिर सेकंड वाले में क्या करा दो, आई कलर रिसेसिव और हाइट डोमिनेंट करा दो। क्या ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि हम अपने अकॉर्डिंग जीन्स को सेग्रीगेट करा सकते हैं? इज दिस पॉसिबल? अगर मैंने आपको बोला ये मेरा क्रोमोसोम है, यहाँ पे एलील्स है, यहाँ पे कैपिटल ई, यहाँ पे स्मॉल ई, यहाँ पे है कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, तो क्या पॉसिबल है कि मेरा ये, हमें पता है कि मियोसिस के टाइम पे हम क्रोमोसोम्स को सेपरेट करा देते हैं, ऐसे कराते हैं नहीं क्रोमोसोम्स को सेपरेट, तो क्रोमोसोम्स को सेपरेट कराएंगे तो एक गैमीट के पास सिर्फ आई का कैरेक्टर जा रहा है, दूसरे गैमीट के पास सिर्फ हाइट का कैरेक्टर जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है? तो ये ही हमारी पॉसिबिलिटी कि हमारे क्या है कि हमारे वो क्रोमोसोम से जो सेग्रीगेट होते हैं एलील्स या फैक्टर्स, वो नहीं सेग्रीगेट होते। फिर ये तो एक पेरेंट की बात हो गई, अब हो सकता है दूसरे वाले पेरेंट से कुछ और यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ जाए, उनकी वहां से देखो एक गैमेट में यहाँ पे हाइट का कैरेक्टर आ रहा है, तो दूसरे वाले पेरेंट से आई वाला कैरेक्टर आ जाए तो इसके कैरेक्टर पूरे हो जाएंगे। सेकेंड हमारा इस वाले में आई का कैरेक्टर आ जाए, इस दूसरे वाले पेरेंट से डॉल हाइट का कैरेक्टर आए, बिकॉज कैरेक्टर तो सारे ट्रांसमिट होंगे, लेकिन किस टाइप के कैरेक्टर जा रहे हैं वो डिपेंड करता है। यहाँ पे कैरेक्टर सारे जाएंगे बट किस टाइप का कैरेक्टर जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगी कि आपके क्रोमोसोम सेपरेट होता है, इट इज द क्रोमोसोम विच सेग्रीगेट एंड असोर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस। इस लाइन को लिखो। यहीं से हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट होता है बच्चों, लिंकेज का। क्या बताया मैंने आपको, लिखो, इट इज द क्रोमोसोम which segregate and assort independently during meiosis and recombine at the time of fusion। ये देखो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इतना देखो, ये डायग्राम से तुम्हें पता ही है, सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर ये वाला पार्ट हमारा डीएनए, और डीएनए के पास पर्टिकुलरली जीन होता है। अब वो डिपेंड करता है वो जीन कौन सा बायोलॉजिकल कैरेक्टर आपका वहां पे शो कर रहा है। क्लियर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहले, क्रोमोसोम्स आर द व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? इट इज द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का बेसिस। तो इनहेरिटेंस मतलब आपके जो कैरेक्टर्स है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन किस फॉर्म में जा रहे हैं, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में जा रहे हैं। ठीक है, टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स एक होमोलोगस पेयर बनाते हैं, दो सेम टाइप के क्रोमोसोम्स मिलके एक होमोलोगस पेयर बनाएंगे। होमोलोगस पेयर ही हमेशा सेग्रीगेट हो जाएंगे गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, एंड इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट होंगे इंडिपेंडेंट, अपने अकॉर्डिंगली वो आपका सेग्रीगेट होते हैं। कि इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं आपकी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। पहला, क्रोमोसोम्स के थ्रू ही आपका इनहेरिटेंस होता है। दो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं होमोलोगस पेयर। होमोलोगस पेयर ही आपके सेग्रीगेट होता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। इंडिपेंडेंट पेयर्स आपके सेग्रीगेट हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली। देन यहाँ तक चलो इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखो, हमारा जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, इसको प्रूव करने के लिए हमारे साइंटिस्ट आए मॉर्गन। इसलिए मॉर्गन को हम क्या बोलते हैं, आपके फादर ऑफ
एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, राइट बच्चों। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसको बोलते हैं हम? आपके मॉर्गन। यहाँ से भी देखो क्वेश्चन आता है। अब तक मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का बेसिस क्या था। अब इसका एक्सपेरिमेंट इन्होंने कैसे किया, इन्होंने कैसे पता लगाया कि क्रोमोसोम्स ही है वो जो सेपरेट हो रहा है हमारा, और क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन प्रेजेंट है वो सेपरेट नहीं होते। अगर वो सेपरेट होंगे तो उसके पीछे क्या लॉजिक होना चाहिए? जो जीन्स एक ही साथ, मतलब एक जीन है मेरा पूरा का पूरा गैमीट में ट्रांसफर हो रहा है, कभी भी अलग नहीं हो रहा है, जनरेशन टू जनरेशन वो सेम ही साथ ही जा रहे हैं दो लोग, उसको बोलते हैं लिंक्ड जीन्स। तो लिंक्ड जीन और नॉन लिंक्ड जीन वाला कंसेप्ट हम समझने का ट्राई करेंगे। अब फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन है। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था? ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर, फ्रूट फ्लाई के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। पहला क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर। किस लिए एक्सपेरिमेंट किया था? टू प्रूव क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव करने के लिए इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था। अब देखो सबसे पहली चीज की इन्होंने आखिरकार ये ड्रोसोफिला को ही, जैसे पहले हमने पढ़ा था मेंडल में कि पी प्लांट को ही उन्होंने क्यों यूज किया, ऐसे हमारे पास भी रीजन है कि इन्होंने ड्रोसोफिला को ही क्यों यूज किया, और किसी को भी तो यूज कर सकते थे ना। सबसे पहली चीज जो हमारी ड्रोसोफिला है, इसको इन्होंने बोला इज अ सुटेबल मटेरियल फॉर जेनेटिक स्टडी। क्यों? सबसे पहली चीज इजीली अवेलेबल हो जाती है, इजीली अवेलेबल है, इसको कहीं पे भी ग्रो कराना। आप इसको क्या करो, कहीं पे भी घर में एक स्वीट्स रख दो, कुछ भी रख दो, तो बहुत जल्दी वहां पे फ्रूट फ्लाइज आ जाती है इजीली। मतलब दे कैन ग्रो ऑन अ सिंपल सिंथेटिक मीडियम, उसको बहुत इजीली ग्रो करा सकता है। सेम जैसे हमारा पी प्लांट का लाइफ स्पेन शॉर्ट था, इसका भी बहुत शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है, अराउंड 12 से 40 डेज। बहुत सारी जनरेशन हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। ब्रीडिंग कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर, मतलब ये हमारे कैसे ब्रीडर्स हैं? जो पूरे साल ब्रीडिंग कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स हम इनको बोलते हैं। 100 ऑफ प्रोजेनीज पर मैटिंग, एक क्रॉस कराने के बाद मुझे 100 प्रोजेनीज मिलेंगे, 100 ऑफस्प्रिंग्स इसके मिल सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर मेल एंड फीमेल जो फ्लाइज होता है वो इजीली डिस्टिंग्विशेबल होता है, बिकॉज मेल का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, फीमेल का साइज लार्ज होता है। एंड फीमेल के पास ओवी पैरोटर्स भी प्रेजेंट होते हैं। मेल एंड फीमेल फ्लाइज इजीली डिस्टिंग्विशेबल है, मेल स्मॉल होगा फीमेल से, ओविपेटर्स इसके पास भी हमारे प्रेजेंट होता है फीमेल्स। इट हैज मैनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन, इनके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस देखने के लिए मिल सकते हैं, जिनको हम लो पावर माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं बहुत इजीली। अब वेरिएशंस कैसे? अब वेरिएशंस इनमें हम इनका क्या देख सकते हैं? इनका आई कलर, इनका एक जनरेशन में ब्लू आई कलर है तो नेक्स्ट जनरेशन में कैसा आई कलर बन रहा है। इस जनरेशन में इनके विंग्स फैदरी हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे विंग्स बन रहे हैं। इस टाइप के बहुत सारे वेरिएशन जो हम बहुत इजीली लो पावर माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं, इसलिए इन्होंने इसका यूज किया था यहाँ पे। देन यहाँ तक चलो, अब इसके बाद आता है हमारा कंसेप्ट लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की। आखिरकार कैसे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, इसको समझने से पहले ना कुछ हम अपने डायग्राम्स देखते हैं एनसीईआरटी के। देखो जैसे हमारी एनसीईआरटी ने एक डायग्राम दिया हुआ है, अब समझते हैं इसका मतलब क्या है। सबसे पहले मेरे को ये देखो, आप इसको ना डायग्राम को यहाँ पे समझते हैं, ये वाला डायग्राम इस वे में दिया हुआ ना आप लोगों की एनसीईआरटी में, इसको ऐसे देखते हैं। अब यहाँ पे सपोज देखो ये मेरा मियोसिस बन के एनाफेज स्टेज, मेरा एनाफेज कौन सी स्टेज होती है? जब आपके जो क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट हो जाता है, अलग अलग चले जाता है, ऐसे तो होता है। अब यहाँ पे देखो, अब मियोसिस 1 में क्या होता है? मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, मेरे पास 46 क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम्स एक के पास चले जाएंगे, 23 क्रोमोसोम एक के पास चले जाएंगे, मतलब पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होते हैं मियोसिस 1 में। और मियोसिस 2 में क्रोमोसोम जो होमोलोगस पेयर है उसके क्रोमेटिड सेपरेट होके वो जाते हैं, जैसे कि 46 क्रोमोसोम है ना, तो 46 क्रोमोसोम्स के जो पेयर में है ऐसे एक पार्ट इधर चल जाए एक पार्ट इधर, मतलब 46 के 46, तभी तो हमारा क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है ना उसके अंदर। मियोसिस 1 में पूरे क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होते हैं, देखो ना यहाँ पे ये लाइन सेपरेट होने का, ये 2 क्रोमोसोम्स एक गैमेट में जाएंगे, 2 क्रोमोसोम्स एक गैमेट में। बट मियोसिस 2 में ध्यान देखो, मियोसिस 2 में क्रोमोसोम का एक पेयर जा रहा है, जैसे ये पूरा का पूरा मेरे गैमेट के अंदर चला गया, फिर उसके अंदर जब मैं मियोसिस 2 कराऊंगी तो मियोसिस 2 कराने में एक के पास एक पेयर जाएगा, दूसरे के पास दूसरा पेयर जाएगा, ऐसे होता है। और ये वाली चीज समझ में। अब यहाँ पे देखो सपोज इसके पास मेरा जीन है कैपिटल टी और इसके पास मेरा जीन है स्मॉल टी, इसके पास है कैपिटल वाई, इसके पास है स्मॉल, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास कौन सा जीन आया? इसको, ये भी मेरा कैपिटल टी है, ये भी मेरा स्मॉल टी है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे सेपरेट करा दिया। यहाँ पे कैपिटल वाई को इस बार दे दिया स्मॉल टी के साथ, ये आ गया कैपिटल वाई, ये आ गया स्मॉल।
आया समझ में? अब यहाँ पे मेरे पास कौन सा जीन आ गया, जब मैंने यहाँ पे क्या बनाया, जर्म सेल्स मतलब गैमीट्स बनाया। पॉसिबिलिटी देखो कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स आखिरकार हो कैसे रहा है। क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहा है, अपनी मर्जी से असॉर्ट हो सकता है। कैसे? यहाँ पे मेरा क्या है, कैपिटल टी कैपिटल वाई, ये भी मेरा कैपिटल टी कैपिटल वाई, दिस वन स्मॉल टी स्मॉल वाई, ये भी स्मॉल टी स्मॉल वाई। अब जब मैंने यहाँ पे अरेंजमेंट चेंज करा दिया क्रोमोसोम्स का, तो अब देखो कैसे जा रहा है। अब मेरा स्मॉल टी के साथ जा रहा है कैपिटल वाई, यहाँ पे भी स्मॉल टी के साथ कैपिटल वाई, और यहाँ पे कैपिटल टी के साथ कौन सा जाएगा, स्मॉल वाई जाएगा। क्रोमोसोम्स चेंज हो गए नहीं, सिर्फ ये पेयरिंग ये चेंज कराने से, एक अरेंजमेंट चेंज कराने से जर्म सेल्स के अंदर पॉसिबिलिटीज चेंज हो गई। यहाँ पे जो मेरा बन रहा था डोमिनेंट बन रहा था, यहाँ पे एक डोमिनेंट एक रिसेसिव आ गया। पॉसिबिलिटी क्या आई, कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी स्मॉल वाई। यहाँ की पॉसिबिलिटी देखो, कैपिटल टी स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल वाई, स्मॉल टी कैपिटल वाई। ये पॉसिबिलिटी मेरी यहाँ पे बन गई। सिर्फ क्रोमोसोम्स को जैसे ही मैंने चेंज कराया, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुए या नहीं हुए यहाँ पे। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी है, तो बस डायग्राम को इतना ही समझना है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें ना कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं लिंकेज वाले टॉपिक पे। कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आप लोगों को समझाऊंगी। चलो इतना हमारा डन हुआ। अब देखो लिंकेज क्या होता है। लिंकेज इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू और मोर जीन ऑन अ क्रोमोसोम। इसका ना अच्छा सा एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि क्लास में होता है ना, हम लोग फ्रेंड्स एक क्या होता है ना, फ्रेंड सर्कल में रहते हैं। फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, दो फ्रेंड्स हैं वो हमेशा साथ रहते हैं। अगर उनको किसी भी क्लास में जाना है, किसी लैब में जाना है या लाइब्रेरी जाना है, हमेशा साथ जाते हैं। होते हैं ना, गर्ल्स में ज्यादा होता है वैसे ही केस। गर्ल्स में हम मोस्टली ना जो फ्रेंड सर्कल होता है तो दो ही कई ग्रुप रहता है, उससे ज्यादा ग्रुप नहीं रहता। अगर तीन हो रहते तो लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, होते नहीं। तो सेम हमारा लिंकेज में, लिंकेज में क्या है, लिंकेज में हमेशा ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं जीन्स। और वो ये बोलेंगे कि मैं अगर एक नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे ना तो हम सब सारे के सारे जाएंगे। अगर हम लोग जैसे स्कूल में होता है बच्चों कि एक ग्रुप बन गया हमारा दो फ्रेंड्स का या दो से ज्यादा चार फ्रेंड्स का बन गया, तो उनको बोला जाए कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को लाइब्रेरी जाना है आज, तो बोलेंगे हम जाएंगे तो साथ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, साथ चले जाएंगे। अब एक कंसेप्ट बहुत ध्यान से समझना है, ये हमारे दो फ्रेंड्स, इन्होंने बोला कि हम हमेशा साथ जाएंगे, ठीक है। अब ये मेरा सपोज क्रोमोसोम, एक मेरा फ्रेंड यहाँ पे बैठा है, एक मेरा फ्रेंड ये, मतलब इनके बीच में जो फ्रेंडशिप बहुत अच्छे वाली है, तो दोनों हमेशा साथ जाएंगे। लेकिन एक ग्रुप मेरा ये है, एक फ्रेंड यहाँ पे है और दूसरा फ्रेंड यहाँ पे है, इनके बीच में डिस्टेंस कम है, मतलब ये वाले क्लोज फ्रेंड्स हैं। ये हमारे इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, ये हमारे क्लोज फ्रेंड ज्यादा नहीं है। तो अगर मुझे क्या कराना है, मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ तीन लोगों को लाइब्रेरी भेजना है। अब यहाँ पे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं इन दोनों को अलग करा पाऊंगी, नहीं जा पाएंगे, बिकॉज ये तो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, ये नहीं सुनने वाले हैं। ये बोलेंगे मैम मैं तो शाम तो साथ ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, तो ये दोनों साथ चले जाएंगे। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों में से इन दोनों को अलग कराने की कोशिश करूँ, तो बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो बोलते हैं हम रिकॉम, मतलब मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो जीन है मेरा, ये वाला जीन जाए लाइब्रेरी, और ये वाला कहाँ जाए, कैंटीन चला जाए। एक लाइब्रेरी चला जाए, कैंटीन चला जाए। तो अब मैं इनमें से भी कर सकती थी कि एक को लाइब्रेरी भेज दिया, एक को कैंटीन भेज दिया, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। क्यों पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं, नहीं सुनते हैं किसी की, क्योंकि इन दोनों इंडिविजुअल्स, इन दोनों स्टूडेंट्स के बीच में गैप कम है, इन दोनों जीन्स के बीच में गैप कम है। जीन्स आ रहे, स्टूडेंट्स को जीन्स बना दो, दोनों के बीच में गैप कम है, तो मतलब ये मेरे क्या है, लिंक्ड जीन्स हैं, जहां पे रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी कैसी है, रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी मिनिमम है नहीं है, मिनिमम। तो मतलब यहां से जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो नया प्रोजेनी बनेगा, उसके अंदर लिंक्ड जीन्स मुझे देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जो यहाँ से मेरे को मिलेगा वहां पे मुझे लिंक्ड भी मिल सकता है, हो सकता है दोनों साथ जाएं, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि अलग अलग भी जाएं। कितने अच्छे फ्रेंड्स नहीं है, डिस्टेंस है दोनों के, है नहीं है। तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब दोनों को अलग अलग करने की पॉसिबिलिटी। आया समझ में? तो देखो लिंकेज क्या है, इट इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू और मोर जीन। एक ही क्रोमोसोम के पर दो या दो से ज्यादा जीन आपस में लिंक्ड है या नहीं है। और लिंक्ड की स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम
कि जो लिंक्ड जीन है उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, जितने वो क्लोज होंगे उतनी ज्यादा उनके बीच में अच्छी फ्रेंडशिप होगी, उतनी ज्यादा उनकी स्ट्रेंथ होगी। लिंक्ड जीन्स डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कभी भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाएंगे, अलग अलग होके जाएंगे ही नहीं, हमारा एक ही जगह बैठे रहेंगे। रिकॉम्बिनेशन इज द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या देता है हमें, नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, मतलब वो जीन का कॉम्बिनेशन बना के देता है जो पेरेंट्स के अंदर नहीं था। वेरिएशंस आएंगे, वेरिएशंस क्यों आएंगे, देखो यहाँ पे ये मेरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स, अब इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर मैंने करा दिया क्रॉसिंग ओवर। अब आपने बच्चों अगर मियोसिस पढ़ा है तो मियोसिस में एक स्टेज होती है पैकाइटिन, पैकाइटिन के अंदर हम क्रॉसिंग ओवर कराते हैं, इसीलिए हमें पता है कि हर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आते हैं। अगर आप लोग 4 सिबलिंग्स हैं तो सारे के चारों सिबलिंग्स आप अलग अलग दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, क्या सारे के सारे सेम दिखते हैं, नहीं दिखते हैं ना, कितने भी सिबलिंग्स हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, सब के सब अलग दिखता है। क्यों आ रहा है वेरिएशन, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है सबके अंदर, सबके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है, गैमीट फॉर्मेशन होता है, और मियोसिस में हमेशा पैकाइटिन स्टेज आती है जिसके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है, आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो रिकम्बाइन हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है जेनेटिक मटेरियल। जैसे कि यहाँ पे देखो, इसने आपका एक्स शेप स्ट्रक्चर जो बनती है इसको बोलता है काइजमेटा। मियोसिस पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को, वहां पे समझाऊंगी पूरा डिटेल में। अब यहाँ पे देखो, इसने अपना मटेरियल इसको दे दिया, इसने अपना मटेरियल इसको दे दिया, अब हाफ यहाँ पे रेड वाला आ गया, हाफ यहाँ पे ब्लू आ गया। इन क्रोमेटिड्स को हम बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड्स, कौन सी, इस साइड वाली, और बीच वाली को बोलेंगे हम रिकॉम्बिनेंट, मतलब रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड, मतलब जिनके अंदर रिकॉम्बिनेशन हो गया है। रिकॉम्बिनेशन किसकी वजह से हुआ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फिर क्रॉसिंग ओवर की वजह से हुआ है। बताओ यहाँ तक चीजें समझ में आई या नहीं आप लोगों को, ऑल डन बच्चों यहाँ तक। चलो अब मैं आप लोगों को ना कुछ बेसिक से डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। देखो सबसे पहले ना लिंकेज है क्या, वो तो हमें कुछ कुछ समझ में आने लगा है। अब लिंकेज की अगर मैं बात करती हूँ बच्चों, तो लिंकेज किसका एक्सेप्शन हो सकता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। अब जैसे हमने बोला था लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि हमारा जो स्नैपड्रैगन था, ओरोग्लोब प्लांट था, मीराबिलिस जलापा, वो सब उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। ऐसे ही हमारे पास कुछ जीन्स हैं जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करते हैं। तो मैंने आपको जो पहले लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डेफिनेशन लिखवाई थी, वहां पे भी ये चीज लिखवाई थी कि मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बिकॉज इट होल्ड्स गुड। वो सिर्फ और सिर्फ कब एप्लीकेबल होगा, कब एप्लीकेबल होगा बताओ, चलो इसको लिखते हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डिपेंडेंट assortment is not universally accepted। ये हमारा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। ये कब हमारा एप्लीकेबल होगा, इट होल्ड्स गुड only for the character whose genes are located on different chromosomes। अब बताओ ये वाली लाइन समझ में आई अब आप लोगों को, बिकॉज मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी अभी कि हमारा सेग्रीगेट कौन होता है, क्रोमोसोम सेग्रीगेट होता है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा एक जीन एक जनरेशन में जाए, दूसरा जीन दूसरे गैमेट में जाए, तब एक गैमेट में एक दूसरे गैमेट में, तो जीन्स को कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होना, तभी तो वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट हो पाएंगे, नहीं तो असोर्ट नहीं हो पाएंगे। बिकॉज आप खुद देखो ना, सेम यहाँ पे मेरा जीन प्रेजेंट है, 2 जीन्स अगर यहाँ पे प्रेजेंट हो गए तो पॉसिबिलिटी है 99.9% कि ये दोनों के दोनों जीन्स एक ही गैमीट के अंदर जाए। लेकिन ये बाकी की जो 0.1 पॉसिबिलिटी है वो कहाँ पे आ रही है, वो यहाँ पे आ रही है। अगर मेरे ये जीन्स दूर दूर प्रेजेंट है तो क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, जो अभी लास्ट भी मैंने आपको स्लाइड में समझाया, ये वाला क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे जो जीन था अभी ब्लू वाली सेगमेंट पे, वो दूसरे वाले में आ गया है,
देखो यहाँ पे आ गया ब्लू वाला और रेड वाला यहाँ पे आ गया। अब मेरे क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे, ये वाला सेपरेट हो जाएगा, ये वाला सेपरेट हो जाएगा, तो हमारे जीन्स भी अलग अलग हो गए। पहले जीन दोनों के दोनों यहाँ थे, अब जीन्स कहाँ चले गए, अब यहाँ चले गए। किसकी वजह से? रिकॉम्बिनेशन की वजह से। लेकिन वो पॉसिबिलिटी कब हो सकती है? जब दोनों के दोनों अलग अलग प्रेजेंट हो। सपोज दोनों के दोनों यहाँ पे चिपके हुए प्रेजेंट है, तो नहीं हो सकता ना। तो अब देखो यहाँ से एक और डेफिनेशन हमारी बन के आती है। तो क्लियर है कि सिर्फ कब होगा? जब जीन्स मेरे अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे। अगर मेरे जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, उसको बोलते हैं हम आपका अनलिंक्ड जीन्स। अनलिंक्ड जीन्स मतलब वो जीन्स जो सेग्रीगेट हो सकते हैं, और एक होता है मेरे लिंक्ड जीन्स। तो बच्चों एक कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। जीन्स एक ही क्रोमोसोम के एक ही क्रोमेटिड पे प्रेजेंट है, एक ही क्रोमेटिड पे दो जीन प्रेजेंट है, क्या वो कभी भी अलग हो सकता है? नहीं अलग हो सकते। अलग होने के लिए सिर्फ क्या पॉसिबिलिटी है? कि वो दोनों के दोनों जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होनी। दो फ्रेंड्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी तभी तो मैं एक को लाइब्रेरी एक को कैंटीन भेज पाऊंगी, नहीं तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और अलग अलग कैसे भेज पाऊंगी? जब वो उनका बीच में क्रॉसिंग ओवर कराएंगे। क्रॉसिंग ओवर का मतलब हो गया उनके बीच में कुछ ना कुछ बैक पिचिंग करा देंगे हम। उसको बोल देंगे कि इसने ना तेरे बारे में मेरे को ऐसे बोला था, और दूसरे वाले को कुछ और उसके बारे में बोल देंगे, तो दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे। होंगे नहीं? सेम हमें यहाँ पे कराना है कि हमारे क्रोमेटिड्स को ये क्रॉसिंग ओवर करा देना है। अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस अलग है, डिस्टेंस अलग है, तब ये क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल है बच्चों, अनलेस नहीं पॉसिबल। इसको बोलता है रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज का मतलब होता है जब दो जीन सेम साथ ही जाना चाहते हैं, बस पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए? वो सेम ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होनी चाहिए। डन या नहीं? यहां तक बताओ, रिलेट कर पा रही हो नहीं इस चीज को जो मैं आपको समझाने का ट्राई कर रही हूँ? अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है जीन्स, तो मतलब अलग अलग जाएंगे। अनलिंक्ड जीन्स एक साथ नहीं रहेंगे। एक ही क्रोमोसोम पे अगर प्रेजेंट है, सेम क्रोमोसोम पे, तो उसको बोलेंगे लिंक्ड जीन्स। सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो उनको बोल देंगे हम आपका लिंक्ड जीन्स। एक वर्ड होता है लिंकेज ग्रुप। बहुत सारे जीन्स जब एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो बोल देंगे लिंकेज ग्रुप। यहां तक समझ में आया बच्चों या नहीं? तो लिंकेज की डेफिनेशन क्या लिखे हुए? द टेंडेंसी ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। सेम ही क्रोमोसोम पे जो क्रोमोसोम्स जीन्स प्रेजेंट है, उनकी टेंडेंसी की वो नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट गैमेट फॉर्मेशन में साथ ही जाएंगे तो स्टे टुगेदर इन हेरिडिटी ट्रांसमिशन। द टेंडेंसी ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम to stay together in the hereditary transmission is known as linkage. Genes can be of two types: linked genes, unlinked genes. Linked genes एक साथ रहेंगे, एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे, तब ये डिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए। अनलिंक्ड जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होने चाहिए। बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं आप लोगों को? अब लिंक्ड क्या होता है, अनलिंक्ड क्या होता है, सारी स्टोरी समझ में आई? ये आपकी वो एनसीईआरटी वाला डायग्राम है, मैंने बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ये रहा। देखो फिर से मैंने वही बना रखा है डायग्राम जो अभी पहले समझाया आपको कि ये कैपिटल टी था और इसको ले लिया हमने स्मॉल टी, इसको ले लिया कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इससे हमारी क्या पॉसिबिलिटी? फिर जब मैंने इनको क्या करा था, चेंज करा दिया, दोनों को अलग अलग बनवा दिया, तो यहाँ पे हमारा गैमेट्स फॉर्मेशन भी डिफरेंट हो गया। ऐसे ही जब हम रिकॉम्बिनेशन कराएंगे तो हमारे गैमेट्स भी तो अलग अलग टाइप के मिलेंगे, और गैमेट्स अलग अलग टाइप के मिल रहे हैं, मतलब क्या आ रहा है वहां पर? वेरिएशन आ रहा है। ये सब क्यों कराया जा रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ वेरिएशन। बिकॉज चैप्टर का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिट इसके साथ साथ वेरिएशन भी हमें पढ़ना है कि आखिरकार वेरिएशन आता कैसे है। तो वेरिएशन रिकॉम्बिनेशन की वजह से आता है। चलो अब हम देख लेते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है, बिकॉज इस टॉपिक में एनसीईआरटी रीड करना बहुत जरूरी है बच्चों। देखो एनसीईआरटी क्या है। मॉर्गन हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट। अभी ड्रोसोफिला वाला एक्सपेरिमेंट भी आपको समझाऊंगी मैं कि ड्रोसोफिला के ऊपर कैसे एक्सपेरिमेंट किया था। एनसीईआरटी में बड़ा डिफिकल्ट सा वो डायग्राम दे रखा है ना, उसको समझेंगे। कैरिड आउट सेवरल हाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर डाइहाइब्रिड क्रॉस की स्टडी की, जीन्स को स्टडी करने के लिए जो सेक्स लिंक्ड जीन्स थे। The chromosome were similar to the hybrid process carried out by Mendel in brain. जो उन्होंने क्रॉसेस कराया बिल्कुल सिमिलर थे जो क्रॉसेस हमारे मेंडल ने कराए थे पी प्लांट के ऊपर।
जैसे कि मॉर्गन ने लिया येलो बॉडीड व्हाइट आई फीमेल्स विद ब्राउन बॉडीड येलो आई मेल्स इंटरक्रॉस देयर F1। देखो इसको दिखाती हूँ आपको कैसे लिया। ये वाला डायग्राम है ना बच्चों हमारी एनसीईआरटी में, यही है ना डायग्राम आप लोगों की सबकी एनसीईआरटी में। इस डायग्राम में ये हमारा जो ई है डब्ल्यू है वाई प्लस है डब्ल्यू है आगे, बल्कि ये सब होता क्या है पता है, ये सब चीजें आप लोगों को पढ़ा है किसी ने, बताओ। चलो देखो इसी को क्रॉस को समझते हैं कि हमारे क्रॉस आखिरकार हमें कहता क्या है। सबसे पहले एक साइड में लिखो कैरेक्टर। कैरेक्टर कौन कौन से लिए इन्होंने, 3 कैरेक्टर्स लिए। पहला कैरेक्टर लिया इन्होंने बॉडी कलर, सेकंड कैरेक्टर इन्होंने लिया आई कलर ड्रोसोफिला के अंदर, जो इजीली लो पावर माइक्रोस्कोप में भी विजिबल थे। थर्ड कैरेक्टर इन्होंने ले लिया विंग्स। ठीक है, अब कैरेक्टर में हमें पता है वही डोमिनेंट होता है एक रिसेसिव होता है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आपका डोमिनेंट, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रिसेसिव। डोमिनेंट बॉडी कलर है ब्राउन, रिसेसिव येलो। ब्राउन को लिखा इन्होंने डोमिनेंट के लिए। हम पहले यूज क्या करते थे बच्चों, मेंडल ने यूज किया था डोमिनेंट के लिए कैपिटल और स्मॉल लेटर, लेकिन मॉर्गन साइंटिस्ट ने डोमिनेंट के लिए यूज किए स्मॉल लेटर ही, बस उसके ऊपर प्लस का सिंबल लगा दिया। येलो के लिए भी वाई यूज करेंगे लेकिन नो सिंबल। आई कलर इन्होंने लिया डोमिनेंट रेड, और रेड के लिए उन्होंने कैरेक्टर लिया डब्ल्यू, डोमिनेंट है तो प्लस। फिर नेक्स्ट व्हाइट, ए डब्ल्यू। विंग्स कैसे लिए इन्होंने, नॉर्मल विंग्स, और विंग्स के लिए कौन सा यूज किया, एम प्लस। नेक्स्ट मिनिएचर, मिनिएचर विंग्स के लिए इन्होंने यूज किया, तो ये कैरेक्टर्स इन्होंने यूज किए। अब देखो इनमें क्रॉस को ध्यान से समझना, ये पहला क्रॉस लिया ये हमारे पेरेंट्स। अब पेरेंट्स में ये आपके क्रोमोसोम, ये आपके क्रोमोसोम, ये यहाँ पे है फीमेल के बारे में और ये है आपके मेल, मेल और फीमेल का क्रॉसेस। अब फीमेल का देखो, फीमेल के एक आपका क्रोमोसोम है उसके ऊपर वाई है, वाई मतलब येलो बॉडीड, डब्ल्यू मतलब दोनों रिसेसिव है ये, और जो मेल है वो क्या है आपका डोमिनेंट है। फीमेल रिसेसिव है, मेल डोमिनेंट है। ये आपका एक्स क्रोमोसोम, ये आपका वाई क्रोमोसोम। अब देखो यहाँ पे वाई क्रोमोसोम के ऊपर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, जिस क्रोमोसोम के ऊपर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता उसको बोल देते हैं वाइल्ड टाइप क्रोमोसोम, या फिर हेमीजाइगस कंडीशन भी उसको बोल देता है, इन विच ओनली वन कॉपी ऑफ जीन प्रेजेंट, जिसमें एक ही कॉपी प्रेजेंट होती है जीन की। दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट, मतलब एक पेयर और क्रोमोसोम का दूसरा पेयर, उसके पास वाई और डब्ल्यू है। फिर जब इन्होंने इनके बीच में क्रॉस कराया, देखना बच्चों एक बार क्रॉस करा के कैसा क्रॉस आता है। ये भी इनका एक्स एक्स क्रोमोसोम, तो इनके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है वाई और आपका डब्ल्यू, दूसरे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है वाई डब्ल्यू। एंड ये तो है हमारा फीमेल का केस। मेल का केस देखो क्या है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और वाई क्रोमोसोम हमारा एसिडी। इनके बीच में क्रॉस कराओ जरा एक बार, आप कराएं क्रॉस। एक सेकेंड ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं एक, चलो ट्राई करना बच्चों प्लीज एक बार क्रॉस कराने का। क्या क्या लिया हमने, एक्स क्रोमोसोम वाई डब्ल्यू, एक्स क्रोमोसोम वाई डब्ल्यू, इसका क्रॉस कराना है। ये सिंबल देखो क्रॉस का है, इसका क्रॉस कराना है मेरे को एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और वाई के साथ, ऐसे क्रॉस कराना है। अब यहाँ पे देखो इनके बीच में क्रॉस कराना है, बनाओ टेबल, वही पॉइंट स्क्वायर हमारा। फिल करो एंड पॉसिबिलिटीज देखो क्या आ रही है, एक्स वाई डब्ल्यू, एक्स वाई डब्ल्यू, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाई, तो यहाँ पे तो मेरा आएगा वाई डब्ल्यू एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, यहाँ पे आएगा एक्स वाई डब्ल्यू वाई, एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, क्या आएगा मेरा एक्स वाई डब्ल्यू। अब ये दोनों तो क्या है, के पास वाई क्रोमोसोम है, मेल है, और ये दोनों हमारी फीमेल। बताओ ये वाली कंडीशन। अब इसको एक बार मैं एक बार ये क्रॉस आप लिख लो,
बिकॉज हमने ब्लैंक स्लाइड ऐड की है, डिलीट हो जाएगी। क्रॉस वैसे बहुत ईजी है, जैसे वहां पे बना है, बस थोड़ा सा वाई डब्ल्यू लिखना है, बाकी सब कुछ सॉर्टेड है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब पॉसिबिलिटी देखो क्या आ रहा है, पॉसिबिलिटी में हमारे पास 50% मेल आ रहे हैं और 50% फीमेल आ रही है। देखो यहाँ पे इसमें से क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, बट लेकिन समझना जरूरी है, लिंकेज का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब जब मैंने इसको क्रॉस कराया तो मेरे पास फीमेल्स आई और मेल्स आए, दो मेल्स आए थे, दो फीमेल्स आए थे, दोनों फीमेल सेम थी, दोनों मेल सेम थे, तो उनमें से इन्होंने एक एक को लिख दिया सिर्फ यहाँ पे, दो मेल आए थे और दो फीमेल्स आई थी, उन दोनों में से एक एक को लिख दिया। एक तो देखो फीमेल को लिख दिया, एक मेल को लिख दिया। फीमेल कैसी बन गई अब मेरी यहाँ पे, वाइल्ड टाइप बन गई, फीमेल वाइल्ड टाइप आ गई, और मेल कैसा आ गया हमारा यहाँ पे, येलो एंड व्हाइट, मतलब रिसेसिव वाले कैरेक्टर आ गए। अब क्या किया, इस F1 जनरेशन को उठाया इन्होंने, आगे देखो, इस F1 जनरेशन के अंदर ही फिर से क्रॉस करा दिया। अब इस F1 जनरेशन के अंदर जब फिर से इन्होंने, पहले तो बनवाए इन्होंने गैमीट्स इसके, जब F1 जनरेशन के आप गैमीट्स बनवा के देखोगे तो गैमीट्स बनवाने में इनको रिजल्ट ऐसा मिला कि 98.7% तो पेरेंट टाइप थे, जैसे पेरेंट्स है, कैसे हैं पेरेंट्स, यहाँ पे पेरेंट्स आपके जो फीमेल है वो तो वाइल्ड टाइप है और मेल रिसेसिव है। अब इन्होंने देखा 98.7% ये आपका फीमेल है बच्चों, यहाँ पे ये मेल है, वही वाला टेबल को याद रखना, एक साइड में लेफ्ट साइड में फीमेल है, राइट साइड में मेल है। अब यहाँ पे देखो हमारा वाइल्ड टाइप मिल रहा है और एक येलो एंड व्हाइट मिल रही है फीमेल, सेम यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट में देखो क्या मिल रहा है, मेल, मेल हमें व्हाइट मिल रहा है और येलो मिल रहा है। तो पॉसिबिलिटी क्या देखी हमने कि 98.7% तो पेरेंट टाइप है, सिर्फ 1.3% आपका रिकॉम्बिनेशन हुआ। रिकॉम्बिनेशन समझ रहे हो ना, ये वाला पैटर्न, एक और क्रोमोसोम इसका इसके साथ ऐसे, ये रिकॉम्बिनेशन मतलब कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हुआ। जीन्स कैसे होंगे, अच्छा रिकॉम्बिनेशन हुआ है, एक चीज सोचो 1.3% रिकॉम्बिनेशन हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत कम रिकॉम्बिनेशन हुआ है। तो जितने भी जीन्स थे हमारे, ये कौन से, आपके आई कलर के, आपके बॉडी कलर के, आपके विंग्स के सारे जीन्स कैसे होंगे, लिंक्ड होंगे, लिंक्ड है जीन्स, तभी यहाँ पे सबसे ज्यादा कैरेक्टर किसके बने, पेरेंटल टाइप बने, रिकॉम्बिनेशन बहुत कम हुआ। लेकिन अभी क्रॉस नंबर 2 देखो, अब आपको दिख रहा है एक जीन ये है वाई वाला और एक जीन डब्ल्यू, वाई वाला जीन कौन सा है, बॉडी कलर वाला, इसको लिखो बॉडी कलर वाला जीन, और डब्ल्यू वाला कौन सा है हमारा, आई कलर का जीन। तो बॉडी कलर जीन और आई कलर के जीन में बीच में डिस्टेंस देखो कितनी कम है। अब सेम क्रॉस बी कराया इन्होंने, क्रॉस बी में देखो डब्ल्यू आई कलर और एम विंग्स, डिस्टेंस कितनी ज्यादा है। तो अब आप खुद बताओ, क्रॉस ए में लिंकेज की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्रॉस ए में रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्रॉस बी में, तो अगर मुझे रिकॉम्बिनेंट्स मिलेंगे तो रिकॉम्बिनेंट मुझे क्रॉस ए में ज्यादा मिलेंगे क्रॉस बी में। सोचो एक बार, जितना मैंने बताया इसको एक बार थोड़ा सा रिलेट करो, वही कंसेप्ट है बच्चों जो मैंने आपका यहाँ पे समझाया, कि आपके जो जीन्स है, दो फ्रेंड्स है साथ साथ है, बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स हैं तो अलग नहीं होंगे, लेकिन अगर थोड़ी सी भी डिस्टेंस हो तो हम उसका फायदा उठा लेंगे, वहां से दोनों के बीच में गलत फहमी पैदा करके अलग अलग कर देंगे दोनों को, एक को कैंटीन भेज देंगे, एक को लाइब्रेरी, सेम वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। बताओ आ रहा है समझ में। अब क्रॉस ए में पॉसिबिलिटी देखी हमने कितनी है, 98.7% पेरेंटल टाइप बना और रिकॉम्बिनेंट सिर्फ 1.3% बना। लेकिन जैसे ही जीन्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ा, जीन्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ा, है एक ही क्रोमोसोम पे, ध्यान देखो एक ही क्रोमोसोम पे है लेकिन डिस्टेंस बढ़ गया है, तो यहाँ पे पेरेंटल टाइप हो गया 62.8% और रिकॉम्बिनेंट टाइप हो गया 37.2%। ये है बच्चों यहाँ पे आज का कंसेप्ट हमारा, कि कैसे आपके जीन्स लिंक्ड होंगे या नहीं होंगे। आया बच्चों समझ में, ये जो डायग्राम दिया गया ना बस यही चीज आपको समझा रहा है और कुछ नहीं समझना इसमें से आप लोगों को, बिकॉज ये डायग्राम तो नहीं देने वाला आपका एनटीए, यहीं से क्वेश्चन देगा बस उठा के। क्वेश्चन कैसे देगा, पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ए एंड बी जीन, मेरे पास दो जीन्स हैं जो लिंक्ड है आपस में, मतलब दो फ्रेंड्स हैं साथ साथ बैठे हैं, ठीक है। व्हाट शेल बी,
what- एक सेकंड। ठीक, देखो क्वेश्चन मैं फिर से लिख देती हूँ आपका। क्वेश्चन क्या है हमारा, ए एंड बी मीन्स आर लिंक्ड। ठीक है, व्हाट shall be phenotype of Jenny in a cross between AB/AB and ये वाला क्वेश्चन करो एंड तब तक मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ gametes are used? करो बच्चों इन क्वेश्चंस को, ट्राई करो एक बार खुद से, देन मैं बताती हूँ। देखो ध्यान से समझना, ए एंड बी जीन्स हमारे दो लिंक्ड है। अब हमसे जीनोटाइप पूछ रहे हैं, क्या होगा जीनोटाइप इन अ क्रॉस। अगर मैं क्रॉस कराती हूँ ए बी एंड स्मॉल बी, या फिर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल बी, तो लिख सकते हैं ऐसे। इनके बीच में अगर मैं क्रॉस कराऊंगी तो क्रॉस कराने के बाद कैसे, अब जब भी हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कराते थे गैमीट्स बनाते थे पहले। अब यहाँ पे गैमीट्स बनाने टाइम हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि मेरे ए और बी जीन्स आपस में लिंक्ड है, उनको मैं अलग नहीं कर सकती, वो हमेशा साथ रहेंगे। तो मेरे गैमीट्स क्या बनेंगे फिर यहाँ पे, ए और बी तो लिंक्ड है, इनको तो मैं अलग नहीं कर सकती, तो एक गैमेट मेरा ये बन जाएगा, एक गैमेट ये बन जाएगा। एंड यहाँ पे इन दोनों में से सिर्फ एक ही गैमेट बनेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी। हो जाएगा था ना। यहाँ पे गैमीट क्या बन सकता था अगर लिंक्ड ना होते, वो वाला केस, कैपिटल ए स्मॉल बी। ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए। ये चार पॉसिबिलिटीज थी ना गैमीट्स बनने की, अगर लिंक्ड ना होता। लेकिन अब इन्होंने लिंक्ड बोल दिया, अब लिंक बोल दिया तो हम ए के साथ स्मॉल बी थोड़ी ना लेके आ सकती हूँ, ये नहीं लेके आ सकती। स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी नहीं लेके आ सकती, बिकॉज ए और बी तो लिंक्ड है। तो पॉसिबिलिटीज क्या बच गई अब मेरी, दो पॉसिबिलिटीज बच गई, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी। क्रॉस किसके साथ कराना है, स्मॉल ए स्मॉल बी। देखो क्या बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो मेरा जीनोटाइप क्या आएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। ये जीनोटाइप आएगा। आया समझ में क्वेश्चन। सिर्फ लिंक्ड जीन्स का ध्यान रखना है हमें, लिंक्ड जीन्स को अलग नहीं कराना है। तो फ्रेंड्स है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है तो नहीं अलग करा सकते। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, इसके थ्रू कितने गैमीट्स प्रोड्यूस कराओगे अगर ए और बी लिंक्ड है। मतलब ए और बी लिंक्ड का मतलब ये होमो मान लो बच्चों इनको, अब होमोजाइगस पेयर सपोज कर लो इनको, एंड तब कराओ क्वेश्चंस। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं नंबर ऑफ गैमीट्स निकालने के लिए, 2 की पावर n। n क्या होता है, हाइब्रिड्स है या हेट्रोजाइगस पेयर है। अब मेरे यहाँ पे 1 2 3, नॉर्मली मैं क्या लेती 2 की पावर 3 कर देती, 2 इंटू टू 2 इंटू टू 8 हो जाते मेरे गैमीट्स। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, मेरे ए और बी लिंक्ड है, तो अब गैमीट्स कैसे बनेंगे, 1 ए और बी को लिंक्ड कराना है तो ए बी और सी। ठीक है, एक बन जाएगा मेरा ए कैपिटल बी स्मॉल सी, फिर स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल। ये पॉसिबिलिटी बनेगी ना बस यहाँ पे, बिकॉज ए और बी को तो मैं अलग नहीं करा सकती, इसलिए मैं यहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल बी नहीं ले सकती। ये पॉसिबिलिटी अब नहीं ले सकते हम, बिकॉज ए और बी दोनों साथ हैं, इन दोनों को साथ रखना पड़ेगा, इनके साथ किसी और को ऐड कर दो बट इनको अलग मत करो।
इनके साथ किसी और को ऐड कर दो, बट इनको अलग नहीं करना है। आया समझ में? अब यहाँ पे क्या करते थे देखो, नॉर्मली हम क्या करते थे, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये क्वेश्चन आएंगे बच्चों लिंक्ड जीन में से, और कुछ नहीं आता। हम नॉर्मली क्या करते, कैपिटल ए स्मॉल ए को अलग लिख दिया, ठीक है, ऐसे कर देते। ऐसे हम कितने, 2 4 6 8 गैमेट्स बना देते, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाता, ए बी सी बन गया, ए बी स्मॉल सी, ए स्मॉल बी कैपिटल सी। लेकिन अब यहाँ पे इस केस में मैंने क्या करा दिया, ए और बी को अलग करा दिया। अब ये वाला पॉसिबिलिटी भूल जाओ, यहाँ से भी ये वाली पॉसिबिलिटी हटा दो, सिर्फ क्या बनेंगे, ये ऊपर वाले बनाओ, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, फिर नीचे स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल, सॉरी कैपिटल बी नहीं आएगा, स्मॉल वाला आएगा, ऊपर वाला रखना है ना, ऊपर वाला हटाना, नीचे वाला रखना है, बी को अलग थोड़ी ना कर सकता है। स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये पॉसिबिलिटी है। एन की वैल्यू अब यहाँ पे क्या होगी, 2 हो गई हमारी, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4। बताओ बच्चों, आया एक क्वेश्चन समझ में आप लोगों को या नहीं? अब एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आप लोगों को करने के लिए, ये क्वेश्चन पढ़ो, इसका आंसर आप लोग मेरे को बताओगे। एक टेस्ट क्रॉस हमने कराया, इसमें F1 हाइब्रिड फ्लाइज ली, involving F1 hybrid flies, more parental type offsprings were produced than the recombinant type। मतलब पेरेंट्स वाला कॉम्बिनेशन ज्यादा मिला। अब पेरेंट्स वाला कॉम्बिनेशन अभी जब ड्रोसोफिला के अंदर कराया था वो ज्यादा मिला था क्रॉस 1 में, और क्रॉस 2 में रिकॉम्बिनेंट वाला था हमारा काफी। दिस इंडिकेट दैट 2 जीन्स आर लिंक्ड, 2 जीन्स लिंक्ड है, सेमी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। बोथ ऑफ द क्रोमोसोम आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन 1 जीन, दोनों के दोनों कैरेक्टर्स एक से ज्यादा जीन कंट्रोल कर रहा है, तो पॉलीजीन वाला कंसेप्ट बता रहे हैं। 2 जीन्स आर लोकेटेड ऑन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम, अगर अलग अलग क्रोमोसोम्स पे होते रिकॉम्बिनेंट ज्यादा मिलना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे पेरेंटल ज्यादा मिल रहा है। क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस के टाइम पे हो सकता है क्रोमोसोम सेपरेट ही ना हुए हो। अब कंडीशन क्या होनी चाहिए, अब आप खुद सोचो, पेरेंटल ज्यादा मिल रहा है, रिकॉम्बिनेंट कम मिल रहा है, तो मतलब जीन्स हमारे क्या होंगे, लिंक्ड होंगे और सेमी क्रोमोसोम पे। अगर रिकॉम्बिनेंट ज्यादा मिलता तो क्या होता हमारा, अगर रिकॉम्बिनेंट ज्यादा मिलता तो इसका मतलब 2 जीन्स अनलिंक्ड होते और डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम पे भी प्रेजेंट हो सकते थे या नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो, नीट 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आई होप देखो लिंकेज वाला कंसेप्ट बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड और ज्यादा क्लियरिटी आप लोगों को मिल जाएगी जब हम आपका क्या करेंगे, जब हम आपकी इसके और ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद ना एक क्वेश्चन है हमारा जो टेलीग्राम पे एक स्टूडेंट ने पूछा था, हमारी क्लास में पूछा था, उस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। एक सेकेंड मैं ओपन कर लेती हूँ, हमारा क्वेश्चन क्या था उस स्टूडेंट का। हाँ देखो, ये था उनका क्वेश्चन नंबर 3। ये सब क्वेश्चंस हम आपका नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। अभी हम आपका क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारे बच्चे का डाउट था। देखो मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ बच्चों, एक बार ट्राई करना खुद से प्रैक्टिस करने का। क्वेश्चन नंबर 3 था ये उनका, व्हेन स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, इसको क्रॉस कराया, इज क्रॉस्ड विद कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, देन द रेशियो of hybrid for all the 3 genes is, ये क्वेश्चन है। अब देखो 3 जीन्स है हमारे पास यहाँ पे, इसका मतलब कौन सी वाली कंडीशन है, पॉलीजेनिक कंडीशन है, पॉलीजीन्स बहुत सारी जीन्स। अब यहाँ पे हमें क्रॉस कराना है स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी का क्रॉस इसके साथ। अब देखते हैं, अब सबसे इजी तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो कि हमारा किसी स्टूडेंट ने सॉल्व करके भी दिया था, किसने दिया था सॉल्व करके, शिवांश ने बिल्कुल सही क्वेश्चन सॉल्व किया था वो बच्चों। अब इन्होंने क्या किया कि इसका क्रॉस कराना है हमें इसके साथ, हाइब्रिड्स का रेशियो बताना है कि कितने हाइब्रिड्स यहाँ पे बनेंगे। अब सबसे पहली चीज होती है हम क्या बनवाते हैं, गैमीट्स फॉर्मेशन कराते हैं।
अब गैमीट फॉर्मेशन में देखो ये क्या पूछ रहे हैं, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब तीनों के तीनों जीन का हाइब्रिड कंडीशन कैसी हो सकती है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, यही तो कंडीशन हो सकती है ना हाइब्रिड की। एंड ये वाली कंडीशन हमें कब देखने के लिए मिलेगी, सिर्फ मैंने सही लिखा है क्वेश्चन, हाँ हमें ये वाला कंडीशन चाहिए, देखो पहले से लिखे हुए तीनों की तीनों जीन्स में हाइब्रिड कंडीशन कब देखने के लिए मुझे मिलेगी। अब एक कंडीशन तो मेरी ये बनेगी, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी। अब सबसे पहली चीज की टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स कितने बनेंगे यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स यहाँ पे बच्चों हमारे कितने बनेंगे वो हमें पता होना चाहिए। कितने हमारे अनहाइब्रिड पेयर्स हैं, 1 2 3, तीन हाइब्रिड पेयर्स हैं, 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8, और हमारी सारे के सारे रेशियो ऑफ हाइब्रिड्स की जीन्स की पॉसिबिलिटी कितनी मिलेगी, सिर्फ एक। कैसे देख लो निकाल के, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, यहाँ पे देखो सारे के सारे डोमिनेंट है। पॉलीजीन में कंसेप्ट बताया था मैंने आपको, सारे के सारे डोमिनेंट, एक को डोमिनेंट को कम करते चले जाओ। यहाँ पे 6 के 6 डोमिनेंट है। हाइब्रिड का मतलब 3 डोमिनेंट होने चाहिए। कितने डोमिनेंट होने चाहिए, 3 डोमिनेंट। अब 3 डोमिनेंट हमारे कितने होते हैं, यहाँ पे एक डोमिनेंट आ गया, यहाँ पे सॉरी 1 2 3, हाँ 5 डोमिनेंट आ गया। फिर इसको लिखो आप कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी, दो डोमिनेंट दो रिसेसिव आ गए तो मतलब 4 डोमिनेंट हो गए। इसको करो, यहाँ पे क्या आएगा, 3 डोमिनेंट हो गए। फिर आएगा, अब हम कर देते हैं दोनों सी को स्मॉल सी, अब कितने डोमिनेंट रह गए, 2। फिर आपका 2 में से एक कर दो इसको, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी, एक डोमिनेंट रह गया, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, 0 डोमिनेंट। तो हमारी ये वाली कंडीशन जिसमें 3 डोमिनेंट है, रेशियो ऑफ हाइब्रिड्स फॉर ऑल द 3 जीन्स, तीनों के तीनों जीन्स का हाइब्रिड का रेशियो कितना आएगा, तो रेशियो कितना आएगा बेटा, टोटल कितना है मेरे पास गैमीट्स 8, और 8 में से कितना बनता है, सिर्फ एक, 1/8 होगा इसका आंसर। बताओ। अब देखो बाकी ऑप्शंस में आपको क्या दिया हुआ है, 1/4, या फिर एक में दिया हुआ है 1/16, और एक में दिया हुआ 1/32। अब यहाँ पे पता है, अगर आपको सॉल्व करने में डिफिकल्टी हो रही है तो सबसे अच्छा तरीका होता है जहां पे भी रेशियो पूछा जाए, जो हमारा डेनोमिनेटर में लिखा रहता है, डेनोमिनेटर में लिखा रहता है कितने नंबर ऑफ गैमीट्स बनेंगे। अब हमें पता है हाइब्रिड के अंदर 3 क्या होने चाहिए, मेरे को 3 जीन्स है, तीनों जीन्स में उनको क्या चाहिए, हाइब्रिड्स चाहिए। अब 3 जीन्स है मतलब 2 की पावर 3, टोटल गैमीट्स कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, तो ऑब्वियसली 1/8 होना था। अगर ये यहाँ पे दे दे 4 जीन्स का, तो 2 की पावर 4 कर देना, 16, तो आंसर आ जाएगा 1/16। या फिर अगर 5 दे दे, 6 दे दे, कितना भी दे दे, पहले नंबर ऑफ गैमेट्स निकाल लो, फिर गैमेट्स बना के देख लो, उससे आपका आंसर निकल जाएगा। बताओ, यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अभी जिसका ये डाउट था। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, लिंकेज से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगी। इसके अलावा टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, जितने भी अब तक उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे बने वो करेंगे। फिर इस चैप्टर से सिर्फ हमारे 2 टॉपिक्स रह जाते हैं। एक तो हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन, बहुत छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद हमारे क्रोमोसोमल और जेनेटिक डिसऑर्डर, इन दोनों के लिए एक लेक्चर हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन पे जाएगा, एक लेक्चर हमारा पूरा डिसऑर्डर्स का। ठीक है, तो अब यहाँ तक देखो ये सबसे डिफिकल्ट वाला पार्ट था जो हमने अब तक फिनिश किया, मतलब बच्चों को जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी रहती है इसी पार्ट में रहती है। आगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को तो मजे में पढ़ता है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ता है वो सब, तो देखो सिम्टम्स याद करने होते हैं, क्यों डिसऑर्डर आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है वो पार्ट समझ। यहाँ तक के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा आप लोग प्लीज डीपीपी सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, मैं आप लोगों को डीपीपी शेयर कर। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।